आखिरी मरहले के इंतखाबी तशहीर में आज से आएगी मजीद तेजी। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी हिमाचल और पंजाब में करेंगे इंतखाबी तशहीर। अमित शाह बिहार झारखंड में संभालेंगे कमान। जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ समेत बड़े लीडर उत्तर प्रदेश में करेंगे तशहीर। अपोजिशन पार्टियां भी सियासी जंग के लिए तैयार। सचिन पायलट और मायावती आज पंजाब में अपनी अपनी पार्टियों के लिए करेंगे इंतखाबी तशहीर। अखिलेश और तेजस्वी समेत दीगर पार्टियों के लीडर भी नई हिकमत अमली के साथ मैदान में। दिल्ली शराब पॉलिसी घपला मामले में मुलजिम बीआरएस लीडर के कविता की जमानत की दिल्ली हाई कोर्ट में होगी समाअत। अदालत ने ईडी और सीबीआई से मांगा था जवाब। राजस्थान में शदीद गर्मी से लोग परेशान। 8 अफराद की मौत। बाड़मेर में सबसे ज्यादा 48.8 दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के कई शहरों में पारा 46 और 45 डिग्री से तजावुज कर गया। आइंदा कुछ रोज में शदीद गर्मी का अलर्ट जारी। और आईपीएल में दूसरे फाइनल का आज होगा फैसला। क्वालिफायर 2 में सनराइजर्स हैदराबाद का राजस्थान रॉयल्स से होगा मुकाबला। फातेह टीम का फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा मुकाबला। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। लोकसभा इंतखाबात में वोटिंग का अब आखिरी मरहला बाकी रह गया है। इस मरहले के लिए तमाम पार्टियां अपनी मुहिम को हतमी शक्ल दे रही हैं। हुक्मरान जमात बीजेपी और इसके सबसे बड़े स्टार कैंपेनर वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज हिमाचल और पंजाब में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। वो अपनी पहली रैली शिमला में सुबह 11 बजे करेंगे। वजीर-ए-आजम शिमला पार्लिमानी हल्के से सुरेश कश्यप के लिए वोट की अपील करेंगे, जबकि शिमला में कांग्रेस के विनोद सुल्तानपुरी मैदान में हैं। शिमला के बाद वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी मंडी जाएंगे, जहां अदाकारा कंगना रानौत पहली बार बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ रही हैं, जबकि मंडी से कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह इंतखाबी मैदान में हैं। हिमाचल प्रदेश में 2 अवामी जलसों के बाद वजीर-ए-आजम पंजाब में भी इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। वजीर-ए-आजम का पहला जलसा गुरदासपुर में होगा, जहां वो गुरदासपुर से बीजेपी उम्मीदवार दिनेश सिंह की हिमायत में वोटों की अपील करेंगे। इसके बाद वजीर-ए-आजम बीजेपी उम्मीदवार सुशील कुमार रिंकू की हिमायत में जालंधर में जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। लोकसभा इंतखाबात अब अपने आखिरी मराहिल की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां कल छठे मरहले के लिए पोलिंग होगी। वहीं 7वें मरहले की इंतखाबी मुहिम उरूज पर है। इस 7वें मरहले में 1 जून को वोटिंग होगी। बीजेपी लीडरों ने वोटरों को राग़िब करने की पूरी कोशिश की है। बीजेपी के स्टार प्रचारक अमित शाह आज बिहार और झारखंड में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। सबसे पहले अमित शाह बीजेपी उम्मीदवार आर.के. सिंह के हक में बिहार के अररिया में जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। अमित शाह दोपहर में झारखंड पहुंचेंगे, जहां वो दोपहर 2:30 बजे जमताड़ा के मिझिया मैदान में जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। गोड़ा लोकसभा हलके के माधवपुर के रेलवे फुटबॉल ग्राउंड में शाम 4 बजे एक बहुत बड़े जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा आज उत्तर प्रदेश में 3 रैलियां करके बीजेपी के हक में माहौल बनाएंगे। नड्डा सबसे पहले कुशीनगर में एक जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। बलिया में दोपहर 3 बजे इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वो शाम 5 बजे रॉबर्ट्सगंज में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे।
उत्तर प्रदेश के वजीर आला और सीनियर बीजेपी लीडर योगी आदित्यनाथ भी आज जबरदस्त रैलियां निकालकर पार्टी के उम्मीदवारों की जीत को यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे। योगी आदित्यनाथ आज देवरिया, महाराजगंज और गोरखपुर में इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। दूसरी जानिब एनडीए के उम्मीदवारों ने भी इंतखाबी मुहिम को उरूज पर पहुंचा दिया है। बिहार के वजीर आला और एनडीए के हलीफ नीतीश कुमार आज बिहार के सासाराम में एक जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। लोकसभा इंतखाबात के 7वें मरहले की इंतखाबी मुहिम में तमाम सियासी जमातों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अपोजिशन जमातें आखिरी मरहले में अवाम को अपना हमनवा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज पंजाब में एक जलसा-ए-आम से खिताब करेंगी और अवाम से बीएसपी के हक में वोट देने की अपील करेंगी। इस दौरान कांग्रेस लीडर सचिन पायलट पंजाब की आनंदपुर साहिब सीट से इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। ये सीट कांग्रेस ने 2019 में जीती थी। पंजाब की तमाम 13 सीटों पर 7वें मरहले में 1 जून को वोटिंग होनी है। पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की जानिब से इंतखाबी मुहिम की कमान संभालेंगे, जबकि बिहार में तेजस्वी यादव आरजेडी के लिए मुहिम चलाएंगे और वोटरों से एनडीए इत्तेहाद के हक में वोट देने की अपील करेंगे। बिहार के पाटलिपुत्र लोकसभा सीट का शुमार हॉट सीटों में होता है। इस बार रामकृपाल यादव बीजेपी से, जबकि लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती आरजेडी से इलेक्शन लड़ रही हैं। पाटलिपुत्र के इंतखाबी माहौल क्या कहता है, देखें हमारे नामानिगार कुमार आलू की ये खुसूसी रिपोर्ट। बिहार की पाटलिपुत्र लोकसभा सीट को हॉट सीटों में शुमार किया जाता है। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट साल 2008 में परिसीमन के बाद वजूद में आई। यहाँ 3 लोकसभा इंतखाबात हुए हैं और तीनों इंतखाबात में सिर्फ एनडीए के उम्मीदवार ही जीत पाए। बीजेपी ने अपने मौजूदा एमपी रामकृपाल यादव को पाटलिपुत्र लोकसभा हलके से तीसरी बार मैदान में उतारा है। यहाँ उनका मुकाबला आरजेडी उम्मीदवार और लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती से होगा। पाटलिपुत्र लोकसभा हलके से लगातार 2 बार रुकन असेंबली मुंतखब होने वाले रामकृपाल यादव को पहले लालू यादव के करीबी समझा जाता था, लेकिन 2014 के लोकसभा इंतखाबात से ठीक पहले आरजेडी से टिकट न मिलने पर वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। रामकृपाल यादव मीसा भारती को शिकस्त देकर पाटलिपुत्र लोकसभा हलके से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर पार्लियामेंट पहुँचे। इस बार रामकृपाल यादव एक बार फिर पीएम मोदी के विकसित भारत के मंत्र पर अपनी जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं। लगातार 10 साल के दरमियान जो डबल इंजन की सरकार है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है और कोई ऐसा परिवार नहीं है जहां विकास की किरण न गई हो। मैं पूछना चाहता हूं प्रतिनिधि से कि पूरे 10 साल से यहां हमसे 50,000 40,000 कम वोट मिल रहा है, मगर वोट तो मिलता है इस इलाके में जहां बड़े पैमाने पर उनको समर्थकों ने वोट किया, जनता ने वोट किया। कभी उनके आंख को, दर्द को, आंख के पूछने एक विकास का काम बता दे, एक 10 साल में एक और एक कार्यकर्ता का नाम बता दें। आम जनता की बात छोड़िए, जिनके दुख और दर्द को बांटने का काम क्या होगा। सियासी इख्तलाफात के दरमियान मीसा भारती रामकृपाल यादव को अपना चचा मानती हैं और रामकृपाल यादव मीसा को अपनी भतीजी भी कहते हैं। इस बार मीसा भारती और उनके चचा पाटलिपुत्र में मुसलसल तीसरी बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक तरफ जहां रामकृपाल यादव पर अकरबा परवरी का इल्जाम लग रहा है, वहीं मीसा इस मामले पर अपने हरीफ पर जवाबी वार करती नजर आ रही हैं। रामकृपाल जी या इस बिहार राज्य के सब लोग अच्छे से जानते हैं कि हम लोग जनता की सेवा करते आए हैं। आप यहाँ पूछ लीजिए, ये महिला हमारे 2 बार वहाँ रहे पाटलिपुत्र क्षेत्र में। एक जो मूलभूत सुविधा जो कहते हैं पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है और जनता के बीच में। और सबसे बड़ी बात है कि भाजपा के यहाँ पे बताइए 40 लोकसभा सीटें हैं बिहार में और उसमें से 39 सीटें जिता के भेजती है। एक भी सांसद ना तो वो अपने चेहरे पे चुनाव लड़ता है, ना अपने काम के बल पे चुनाव लड़ता है। दोनों उम्मीदवारों की जीत के दावों के दरमियान अगर हम मुकामी लोगों की बात करें तो उनके अपने मसाइल हैं जिन्हें वो हल करना चाहते हैं। खास करके सबसे बड़ी युवाओं में, शिक्षा में, रोड, बच्चों को पढ़ाई की सुविधा, आवागमन की सुविधा पूरे पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र में
राम कृपाल जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया 10 सालों में। सबसे बड़ा समस्या पाटलिपुत्रा में हम लोग आए हैं कि इतना जाम का समस्या है और हमारे जनप्रतिनिधि आज 10 साल से सिर्फ घूमने का काम किया। पाटलिपुत्र लोकसभा के सियासी हिसाब की बात करें तो इस सीट के तहत 6 असेंबली सीटें हैं, जिसमें दानापुर, मानेर, फुलवारी, मसौड़ी, पालीगंज और बिक्रम शामिल हैं। इस सीट से जुड़ी लोकसभा की तारीख पर नजर डालें तो 2009 के आम इंतखाबात में जेडीयू के रंजन प्रसाद यादव यहां से एमपी मुंतखब हुए थे। इसके बाद बीजेपी के राम कृपाल यादव ने 2014 और 2019 में कामयाबी हासिल की थी। अब इस इलेक्शन में ये देखना दिलचस्प होगा कि राम कृपाल यादव पाटलिपुत्र में हैट्रिक करने में कामयाब होंगे या उनकी भतीजी मीसा भारती बड़ा उलटफेर करने में कामयाब होंगी। यहाँ चचा और भतीजी की लड़ाई जबरदस्त है। एक तरफ चचा यानी राम कृपाल यादव मतदाताओं से अपने 10 सालों में किए गए विकास कार्यों का हवाला देकर लोगों से वोट मांग रहे हैं, तो दूसरी ओर भतीजी यानी मीसा भारती चचा के विकास कार्यों को सिरे से नकार रही है। अब 1 तारीख को परीक्षा होगा और 4 तारीख को परीक्षा फल किसके पक्ष में जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन ललित के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, पाटलिपुत्र। और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच आज इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर फॉर्म 17C डेटा अपलोड करने और बूथ वाइज वोटिंग डेटा अपलोड करने की दरख्वास्त पर समाअत करेगी, जिसमें फॉर्म C17 डेटा और बूथ वाइज वोटिंग डेटा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड करने का मुतालबा किया गया है। गैर सरकारी तंजीम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने मुतालबा किया है कि इलेक्शन कमीशन वोटिंग के 48 घंटे के अंदर वोटिंग का फीसद डेटा बूथ वाइज एवं साथ ही अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे। इससे कबल 22 मई को हुई समाअत में कमीशन ने एनजीओ के मुतालबे की मुखालफत की थी और अदालत में जमा कराए गए हलफनामे में कहा गया कि फॉर्म 17C की बुनियाद पर वोटिंग के डेटा को जाहिर करने से वोटरों में कंफ्यूजन पैदा हो सकता है, क्योंकि इसमें बैलेट पेपर्स की गिनती भी शामिल होगी। शराब पॉलिसी घपला मामले में गिरफ्तार भारतीय राष्ट्रीय समिति की लीडर के कविता की जमानत की अर्जी पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में समाअत हो गई। 10 मई को हुई गुज़िश्ता समाअत में जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की बेंच ने ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी किया था और उनसे उस पर जवाब तलब किया था। इससे कबल 6 मई को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। इसके बाद कविता ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। याद रहे कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने के कविता को 15 मार्च को हैदराबाद के बंजारा हिल्स में वाक़े उनके घर से गिरफ्तार किया था, जो 3 जून तक अदालती हिरासत में है। शुमाली भारत की बेशतर रियासतों में शदीद गर्मी का सिलसिला जारी है। राजस्थान में शदीद गर्मी की वजह से कई लोगों की जान चली गई है। शदीद गर्मी ने 4 अजला बाड़मेर, बलोत्रा, जालोर और भीलवाड़ा में 8 लोगों की जान ले ली है। रियासत के सरकारी अस्पतालों के तमाम डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। बाड़मेर में दर्जा हरारत मुसलसल दूसरे दिन 48 डिग्री से ऊपर रहा। यहां दर्जा हरारत 48.8 डिग्री तक पहुंच गया। राजस्थान के बेशतर हिस्सों में अगले 3 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के कई शहरों में दर्जा हरारत 45 से 46 डिग्री से तजावुज कर गया है। महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद रोज तक शदीद गर्मी की लहर की वार्निंग जारी कर दी है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में आइंदा 5 रोज तक इसी तरह के हालात रहेंगे। इन रियासतों में भी गर्मी की लहर का रेड अलर्ट जारी किया गया है। और अंबाला में एक अलमनाक हादसा पेश आया है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा रही ट्रैवलर गाड़ी आगे चल रहे ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में 7 अकीदतमंदों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग जख्मी हैं, जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। मरने वालों में 6 माह की बच्ची और एक जोड़ा भी शामिल है। हादसा इतना दर्दनाक था कि गाड़ी का एक हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, जबकि कुछ जख्मी गाड़ी में फंस गए। चीख पुकार सुनकर राहगीरों ने जख्मियों को बाहर निकाला और पुलिस की मदद से एम्बुलेंस के जरिए कंटोनमेंट सिविल अस्पताल और आदेश अस्पताल में दाखिल कराया गया। और आइए अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर।
तो नाज़रीन, अखबारात की जायज़े में सबसे पहले बात कर लेते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की। राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल की बात करें और उसकी सुर्खी की बात करें तो आपको बता दें कि 58 लोकसभा सीटों और उड़ीसा असेंबली की 42 सीटों के लिए इंतखाबी मुहिम ख़त्म हो चुकी है। लोकसभा इंतखाबात के छठे मरहले में कौमी राजधानी की 7 सीटों समेत 8 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की 58 लोकसभा सीटों के साथ साथ उड़ीसा असेंबली के तीसरे मरहले में 42 सीटों पर इंतखाबी मुहिम का शोर जुमेरात की शाम यानी कल 6 बजे बंद हो गया। इन सीटों पर वोटिंग हफ्ते यानी 25 मई को होनी है। और साथ साथ आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि 5वें मरहले में 62.2% वोटिंग हुई है। इलेक्शन कमीशन का नाज़रीन ये बयान है। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। आपको बता दें कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने इंतखाबी मुहिम पर हैं और कल वो हरियाणा में मौजूद थे। एक जलसे के दौरान उन्होंने कहा कि राम मंदिर को ताला लगाने का मंसूबा कांग्रेस बना रही है और साथ में ओबीसी का रिजर्वेशन कोई नहीं छीन सकता। कांग्रेस ने राम मंदिर नहीं बनने दिया था, इसकी मुखालफत की थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का नाज़रीन ये बयान है। और अब देख लेते हैं एक और सुर्खी नाज़रीन, ये भी काफ़ी अहम हो जाती है, पोलिंग से ही है। पुरअमन पोलिंग के लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारियां पूरी तरह से मुकम्मल हो चुकी हैं। वोटिंग कल होगी। इंतखाबी अमल को गैर जानिबदाराना तौर पर मुकम्मल करने के लिए 1 लाख से ज़्यादा का अमला तैनात किया जा चुका है। और आपको बता दें कि 1.52 करोड़ वोटरों के लिए 13,637 बूथ पूरी तरह से तैयार कर दिए गए हैं और CRPF की 40 कंपनियां इंतजामात को संभालेंगी। तमाम पोलिंग स्टेशनों पर मेडिकल रूम्स भी बनाए गए हैं और जामिया नगर समेत मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस का फ्लैग मार्च भी है। और अब देख लेते हैं एक और ख़ास सुर्खी। हम सभी जान रहे हैं नाज़रीन कि आजकल गर्मी का कहर पूरी तरह से जारी है और इसी को देखते हुए महकमा मौसमियात ने गर्मी की लहर का अलर्ट जारी किया है। शदीद गर्मी की वजह से लोगों को हीट स्ट्रोक और सन स्ट्रोक जैसे मसाइल का सामना है। जुमेरात को ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और 2 रोज़ कबल तक ये बढ़कर 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है और हीट स्ट्रोक के तय लापरवाही के सबब जान जा सकती है। तो नाज़रीन, ये एक ख़ास आजकल के मौसम को देखते हुए सुर्खी थी। और आपको बता दें कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ऑफ उज़्बेकिस्तान के माबैन एक मुआहदे पर दस्तखत हुए हैं। और आपको यहाँ नाज़रीन ये बताते चलें कि मुफ़ाहिमत नामे पर जो दस्तखत किए गए हैं, इसका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन को और कवरेज को फ़रोग़ देना और दोनों ममालिक के मीडिया इदारों के दरमियान बाहमी ताल्लुक़ात को मज़ीद मज़बूत करना है। और अब खेल से मुतालिक ये सुर्खी है, विराट कोहली IPL में 8,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। जी हाँ, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार हैं विराट कोहली ने IPL की तारीख में एक बड़ा संगे मील, नाज़रीन कहते हैं कि ये उन्होंने संगे मील उबूर किया है। 8,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं विराट कोहली। और चलते चलते एक और सुर्खी देख लेते हैं। अमेरिका ने आयरलैंड और नॉर्वे और स्पेन की जानिब से फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने की कोशिशों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि फ़लस्तीनी रियासत को एक तरफा तस्लीम करने से नहीं बल्कि मुज़ाकरात के ज़रिए हासिल किया जाना चाहिए। और जो बाइडन का ये बयान है कि फ़लस्तीनी रियासत को मुज़ाकरात के ज़रिए ही तस्लीम किया जाना चाहिए। और ये ख़ास सुर्खियाँ थी नाज़रीन जो हम अखबारात से आपके लिए लेकर आए थे। और आइए अब बुलेटिन की जानिब लौटते हैं और बात कर लेते हैं कान फिल्म फेस्टिवल की। फ्रांस में जारी 77वां कांस फिल्म फेस्टिवल भारत के लिए बेमिसाल रहा है। भारतीय मुख्तसर फिल्म सनफ्लावर वेयर दी फर्स्ट वंस टू ने लासिनेफ का पहला इनाम जीतकर भारत की शान बढ़ा दी है। सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू कांस की लासिनेफ सेक्शन में मुंतखब होने वाली वाहिद भारतीय फिल्म है जिसे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के तालिबे इल्म चिदानंद नायक ने डायरेक्ट किया है। इस सेक्शन में दूसरा इनाम कोलंबिया यूनिवर्सिटी की आसिया सेगलोविच की हिदायतकारी में आउट ऑफ द विंडो थ्रो द वॉल को और साथ में द जॉस शी लेफ्ट बिहाइंड यूनान की अरस्तु यूनिवर्सिटी की निकोस कालियोकोस ने मुश्तरका तौर पर तैयार किया था। तीसरा इनाम एनिमेशन फिल्म बनी हुड को दिया गया है जिसकी हिदायतकारी एक भारतीय मानसी महेश्वरी ने किया है जो कि बरतानिया के नेशनल फिल्म एंड टेलीविजन स्कूल की साबिक तालिबा हैं। उन्होंने इस फिल्म की हिदायतकारी की है। पहला इनाम 15,000 यूरो, दूसरा 11,250 यूरो और तीसरा इनाम 7,500 यूरो का दिया गया है। लासिनेफ में दुनिया भर के 555 फिल्में स्कूलों से जमा की गईं। 2,263 फिल्मों में से 18 तालिबे इल्मों की फिल्में शामिल हैं।
भारतीय अदाकारा प्रीति जिंटा कांस फिल्म फेस्टिवल में शिरकत के लिए फ्रांस पहुंच चुकी हैं। प्रीति जिंटा मारूफ भारतीय सिनेमाटोग्राफर संतोष सिवान को सिनेमाटोग्राफी के मुमताज़ अवार्ड के साथ आपको बता दें कि उनका जो अवार्ड है वो पियरे एजनिक्स एक्सेलेंस से उनको सरफराज किया गया है। उनकी ख़ास बातचीत की हमारी संवाददाता श्यामा मिश्रा ने। आपका बहुत स्वागत है दूरदर्शन पर। सबसे पहले तो इसी से बात शुरू करते हैं कि आप संतोष सर को पियोर इंजीनियर के अवार्ड से सम्मानित करने जा रही हैं। क्या मीनिंग है इसका, क्या मतलब आप समझती हैं इस अवार्ड का, एक भारतीयों को मिलना और एक वो पहले भारतीय हैं जो पूरे एशिया में उन्हें पहले मिल रहा है? जी हाँ, मुझे पहले नहीं पता था। पहले मैंने सोचा सिर्फ पहले भारतीय जिन्हें ये अवार्ड मिल रहा है, पियर इंजीनियर। ये सिनेमा पर ये पहले इंडियन नहीं है, ये पहले एशियन है। तो ये सिनेमा में एक्सीलेंस टू सिनेमाटोग्राफर्स के लिए ये अवार्ड है। एंड पियर इंजीनियर ने जूम लेंस बनाया था, तो संतोष को इस अवार्ड के साथ एक जूम लेंस मिल रहा है जिसमें उनका नाम लिखा होगा। एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने अपनी पहली फिल्म उनके साथ की थी। एंड तो फॉर मी टू कम हियर एंड प्रेजेंट ये अवार्ड उनके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, सम्मान की बात है। और वो है भी बहुत अच्छे काम करने के लिए, उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा मुझे जब भी मैंने काम किया है। और अभी मैं फिर उनके साथ काम कर रही हूँ लाहौर 1947 में। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है मेरा। आप जब कह रहे हैं कि वो बहुत सारी स्टोरीज सुनाते हैं, मज़ेदार होता है काम करना, बट वो 5 मिनट में आपको शॉट रेडी करके देते हैं। इज़ इट समवेयर लिटिल इंटिमिडेटिंग कि मुझे भी उतना परफॉर्म करना है उनके सामने, क्योंकि ही इज़ गॉट वन ऑफ द बेस्ट आईज? आई डोंट नो इफ इट्स इंटिमिडेटिंग, पर एक ट्रस्ट होता है, एक विश्वास कि आप किसी के साथ काम कर रहे हो। कि अगर कुछ भी डायरेक्टर तो ऑफ कोर्स है, लेकिन जो सिनेमाटोग्राफर होता है वो फिल्म की आंखें होती है, तो उनकी आंखों से ही वो विजन, डायरेक्टर की विजन सामने आती है। तो आपको अगर उन पे ट्रस्ट है तो आप कुछ भी कहीं भी कर लो। आपको पता है कि मुझे ये नहीं सोचना है कि मैं कैसे लग रही हूँ, फ्रेम कैसे लग रहा है, कुछ आउट ऑफ फोकस तो नहीं है, कुछ ये तो नहीं है, वो सब संभल जाएगा। सो आप अपने काम पे बहुत रिलैक्स होके आप कर सकते हैं। आप इस अवार्ड के लिए यहाँ पर कैन में आई हुई हैं और आप बता रही थी कि आप बहुत पहले कैन फिल्म फेस्टिवल में कैन में आई थी, अब आप इतने सालों बाद आए हैं। क्या आपको बदलाव दिख रहा है? साथ ही इस प्लेटफॉर्म को आप ना सिर्फ भारत के सिनेमा को, पर अलग अलग जो कॉन्टिनेंट्स हैं, जो अभी तक जिन्हें एक्सपोजर नहीं मिला है, वो सारे कॉन्टिनेंट्स के फिल्म्स के लिए कैसे देखती हैं इस प्लेटफॉर्म को? जब मैं पहली बार कान फिल्म फेस्टिवल आई थी, आई वाज लाइक वाओ, मैंने ऐसा कभी देखा ही नहीं था पहले। क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जो फिल्म फेस्टिवल्स, फिल्म अवार्ड्स होते हैं, हमने फेस्टिवल्स देखे ही नहीं। तो इतना और यहाँ के रूल्स, ड्रेस कोड, हर चीज़ वक्त में शुरू होना, हर चीज़ का अगर ये 5:10 पे निकलना है तो 5:10 पे ही। एंड इसका ग्रैंडियर जैसे वो है। उस दफ़ा बहुत कम लोग हिंदी फिल्में, हिंदी आर्टिस्ट हिंदुस्तान से इतनी पहचान रखते थे। आज कितना बदल गया है सब कुछ। हमारी फिल्में इतनी यहाँ चलती है। 2006 में मैं पेरिस आई थी वीर ज़ारा की प्रीमियर के लिए, एंड आई वाज सरप्राइज्ड। इतने सारे लोग, इतने सारे फैंस, और उन्हें हमारी फिल्में इतनी पसंद है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम अपना कल्चर, हम अपनी फिल्में और ये सब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपनी फिल्मों के थ्रू। लोग इतना पसंद कर रहे हैं। सो आई थिंक दैट वे कान विल ऑलवेज बी वेरी स्पेशल। एक आखिरी सवाल मेरा ये होगा, आप लाहौर 1947 की भी बात कर रही हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं, और कौन से फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में हम आपको देख सकते हैं? अभी तो आई एम बैक एट वर्क, तो आप काफ़ी प्रोजेक्ट्स में मुझे देखेंगे। लाहौर 1947 एक ऐसी फिल्म है कि अगर मुझे डायरेक्टर ने बोला होता कि एक पेड़ का किरदार है, आप पेड़ का किरदार कर लीजिए, तो मैं पेड़ का भी किरदार कर देती। कोई भी किरदार उस फिल्म में मुझे मिलता, क्योंकि बहुत समय बाद एक ऐसी फिल्म आ रही है जो स्क्रिप्ट लेवल पे, इमोशनल लेवल पे बहुत स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और रेलेवेंट है। ऐसी फिल्में आज आना बहुत ज़रूरी है। इसके हर एक डायलॉग में, हर एक सीन में, और आज के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये फिल्म। सो आई जम्प्ड एट इट। एंड कुछ लोगों को ऐसा भी लगा कि आप ये फिल्म क्यों कर रही है, क्योंकि इट्स अ वेरी डिफरेंट रोल फॉर मी।
एंड आई सेड तब मुझे लगा कि अगर लोगों को लग रहा है कि मैं क्यों कर रही हूँ, मेरे लिए इतना अलग किरदार है, तो आई एम राइट। और आगे बढ़ते हैं। इजरायली फोर्स ने शुमाली और वस्ती गजा में 2 घरों को निशाना बनाया, जिसमें रात भर कम से कम 24 अफराद हलाक हो गए। ये इत्तला मुकामी मीडिया ने दी है। इजरायली दिफाई फौज ने एक बयान में कहा है कि दहशतगर्द को निशाना बनाने के लिए इसकी सरगर्मियां पूरी गजा की पट्टी में जारी रहेंगी। और खेल की खबरों में इंडियन प्रीमियर लीग के दूसरे फाइनलिस्ट का फैसला आज होगा। आज होने वाली क्वालिफायर 2 में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। सनराइजर्स हैदराबाद को क्वालिफायर 1 में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा, जबकि राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर में आरसीबी को शिकस्त दी। ये मैच जीतने वाली टीम आईपीएल के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स से मुकाबला करेगी। और अब मौसम का मिजाज। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।